हेलो कोडर्स, वेलकम टू टेक्निकल अनमास। सो आपने कभी सोचा है कि आप अमेजन या फिर नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे जाते हो तो बैकएंड में ये सारी चीजें, इतने सारे वास्ट सिस्टम किस हिसाब से चलता है? तो चलिए आज अपन बात करने वाले हैं अमेजन वेब सर्वर की। तो अगर अपन सिंपल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो यूजर्स जब मेरे सर्वर को हिट करते हैं तो मेरा जो सर्वर होता है वो कहाँ पे होता है? एक तरीके से कंप्यूटर ही तो होता है सर्वर, जहाँ पे प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और वो अपन होस्ट करते हैं अपने घर पे भी कर सकते हैं। करेक्ट, वही तो एक सर्वर हुआ। सर्वर क्या है? एट द एंड एक कंप्यूटर ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर पर उसको घर पे मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। लाइट कट ऑफ हो सकता है जिससे आप 24/7 अपने सर्वर को आप ना रख पाओ। करेक्ट। इसके बाद आपको स्केल करने का सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे एक यूजर से मिलियंस ऑफ यूजर्स आ जाएंगे सर, तो मैं किस हिसाब से चीजों को स्केल करूंगा सर? कैसे उसको स्केल करूंगा? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे करूंगा? वर्टिकल स्केलिंग कैसे करूंगा? तो इतना ज्यादा हेक्टिक प्रेशर ना लेने के लिए अपन क्या करते हैं कि क्लाउड बेस्ड सर्वर रहते हैं जो अपने को क्लाउड पे मिलते हैं। एक तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग का यहाँ पे बात आता है। इसका मतलब सर मेरे को एक वर्चुअल सिस्टम मिल जाता है सर ये सारी चीजें करने के लिए। तो वही है अपना एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस क्या है भैया? अमेजन वेब सर्विसेज। मतलब सर्विस क्या होता है भैया? फंक्शनैलिटी को सर सर्विस बोलते हैं। मतलब अमेजन है जो वेब पे देता है। मतलब सर इंटरनेट पे मेरे को बहुत सारे सर्विसेज देता है सर। जो मैं लोकली चीजें करता था ना सर, वो सारी फंक्शनैलिटी मेरे को क्लाउड पे मिल जाता है सर, इंटरनेट पे मिल जाता है सर। मेरे को घर पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं बस फीचर के बारे में सोचता हूँ, फंक्शनैलिटी के बारे में सोचता हूँ, और बाकी सारी चीजें जो है उसका स्केलेबिलिटी, मेंटेनेंस, ये सब सारी चीजें क्लाउड देखता है। तो वही भैया अमेजन वेब सर्विसेज। तो यहाँ पे हर तरह का सर्विस आपको मिल जाता है। कंप्यूटिंग जो कि प्रोसेसिंग हुआ कि भाई जो भी तुम अपने बैकएंड पे चलाओगे कोड, जो भी तुम्हारा बैकएंड सर्वर रहेगा जिसपे सारी चीजें चलेगी, फंक्शनैलिटी चलेगी, जो भी फ्रंट एंड पे दिख रहा है। जैसे आप www.netflix.com करते हो तो भाई जो आपको पूरा फंक्शनैलिटी दिखता है, मूविंग, स्ट्रीमिंग, मूवी को सर्वर चलाना, ये सारी लॉजिक जो है उसके लिए तुम्हें कंप्यूटिंग पावर चाहिए। करेक्ट, कंप्यूटिंग पावर चाहिए तो वो तुम्हें मिल जाता है भाई लोग ये सारे सर्विसेज से। तो एक कंप्यूटिंग सर्विस रहा, इसका सर्विसेज फंक्शनैलिटी रहा जो कि है EC2, जो कि एक तुम्हें कंप्यूटिंग पावर देगा। ठीक है। दूसरा है सर AWS लैम्बडा, एंड तीसरा है अपना अमेजन लाइट स्केल। वही अगर मेरा स्टोरेज की बात करें तो नेटफ्लिक्स जो हो गया, एक तो कंप्यूटिंग पावर नेटफ्लिक्स के पास चाहिए। दूसरा कर ले कि सर वहां पे जो स्टोरेज है बहुत सारे तो जो नेटफ्लिक्स के पास इतना सारा मूवीज है वो कहाँ पे स्टोर रहता है? उसके लिए तुम्हें स्टोरेज भी चाहिए। तो वो स्टोरेज हमें तो अपन देता है अमेजन S3, EBS और इलास्टिक फाइल स्टोरेज। इसका अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मोस्टली जो मूवीज वगैरह स्टोर होती है वो अमेजन के S3 में होती है। वही अगर नेटवर्किंग बेस्ड अपन बात करें तो यहाँ पे इतने सारी चीजें होती है। जैसे कि नेटवर्किंग में तुम्हें अगर एक यूजर से बहुत सारे यूजर्स आ गए, मिलियंस ऑफ यूजर्स आ गए, तो तुम्हें डिफरेंट सर्वर्स पे, जो कि सर्वर्स कौन है भैया? EC2 जैसे मान लो, तो EC2 पे तुम्हें बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा लोड को। इसके लिए तुम इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज करोगे। इसके बाद तुम जैसे ही तुम www.netflix.com करते हो तो तुम्हें एक्चुअली क्या है भैया, ये तुम्हारा डोमेन नेम है, लेकिन एक्चुअली किसी सर्वर का तो आईपी एड्रेस आता है। तो सर डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए ना सर नेटफ्लिक्स का, तभी तो जाकर मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। तो ये जो डीएनएस वाला जो सर काम है, सर डीएनएस वाला काम है, वो अपना करता है भैया अमेजन रॉड 53। ठीक है। और वैसे ही एक है अमेजन VPC। इसका अगर अपन डेटाबेस की बात करें कि जैसे अब तुम अमेजन की बात करोगे तो सर अमेजन या फिर नेटफ्लिक्स इसकी बात करो तो तुम्हारे सारे यूजर्स का डेटा स्टोर करके एक टेबल में रखना पड़ेगा। इसका कौन कौन सा मूवीज है, वो सारे मूवीज कौन कौन से जोनर के हैं, इसके लिए तुम्हें एक रिलेशनल डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट, टेबलर फॉर्म में हो सकता है। तो वही वैसा डेटाबेस का अगर तुम्हें यूज करा तो तुम अमेजन का RDS यूज कर सकते हो, रिलेशनल डेटाबेस, DynamoDB यूज कर सकते हो, एंड रेडशिफ्ट यूज कर सकते हो। तो अगर अपन आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा आर्किटेक्चर बनाया हूँ कि ये अपना एक क्लाइंट है, यहाँ पे ये अपने क्लाइंट है। ठीक है। तो क्लाइंट क्या कहता है www.netflix.com आप अपने लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे जैसे ही ओपन करते हो तो वो अमेजन रॉड S3 को, सॉरी अमेजन रॉड 53 को जाता है और वहां से उसका आईपी एड्रेस फेच करके लेकर आता है। तो वो आईपी एड्रेस किसका रहता है भैया? एक तरीके से लोड बैलेंसर का वो आईपी एड्रेस रहता है। करेक्ट। सर्वर का तो आईपी एड्रेस अपने को थोड़ी मिलता है, वो तो भैया पब्लिक नहीं रहता है, वो प्राइवेट रहता है। तो लोकल पब्लिक आईपी कौन सा रहता है भैया? लोड बैलेंसर का। लोड बैलेंसर क्या करता है भैया? ये डिस्ट्रीब्यूट करता है जितने भी लोड्स आ रहे हैं ना सबको डिफरेंट सर्वर्स के बीच में स्प्लिट करता है। तो यहाँ पे देखो एक सर्वर 1 है और सर्वर 2, मतलब एक तरीके से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किया गया है इसका। EC2 का यूज किया अपन, EC2 1 है, यहाँ पे EC2 2 है, दो EC2 है। अब रिलेशनल डेटाबेस जो अपन बात की कि भैया टेबलर के फॉर्म में यूजर्स का इन्फॉर्मेशन या मूवी का इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए RDS है, रिलेशनल डेटाबेस का अपन यूज किया है। और इसके बाद मूवीज वगैरह जो एक्चुअल में है उनको स्टोर करने के लिए यहाँ पे S3 या फिर CDN का यूज किया है। देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।